सहर अभी अभी इस रंडी खाने में उतरी थी तो इलाके के सब कस्टमर ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे नया आईफोन लॉन्च हो गया हो। नई माल आई है, जल्दी बुक करो भाई। सहर भी फुल कॉन्फिडेंस में थी। नाम क्या है तेरा? निशा। कस्टम के पास जाने से पहले ठंडे पानी से नहा धोकर आई और शीशे में देख के बोली, लुक्स मेरी जान है, इन्हीं के दम पे अमीर बन जाऊंगी, फिर मम्मी को भी बुला लूंगी, दोनों ऐश करेंगे। लेकिन साला धंधे की असली औकात तो बाद में पता चली। शुरुआती कस्टमर ठीक ठाक निकले, 2-4 मिनट की मशक्कत, पैसा पकड़ा और फटाफट चलते बने। तभी धड़ाम से एंट्री मारी एक लाल कपड़े वाला आदमी ने। बस वहीं से सहर को एहसास हुआ, अबे धंधा इतना भी आसान नहीं है रे, ये तो असली भसड़ है। जानवर है क्या वो? काय को चिल्ला रही है? अरे बोला उसको आराम से करने को, साले हरामी ने पीछे मारे सिगरेट बुझा दी। ग्राहक है, पैसा दिया है। सहर को जैसे ही पता चला कि जिस कमीनी चंपा के लिए वो जान देने को तैयार थी वही उस बेचारी को उल्लू बनाकर कोठे पर बेच गई तो उसका दिमाग घूमा। अबे ये दोस्ती है या भाड़ में गई यारी। असल बात तो ये थी कि जब पहली बार चंपा को नशे का कीड़ा काटा था उसी वक्त उसने सोचा, साला क्यों ना सहर को ही बेच दूं, माल तो तगड़ा है, धंधा जम जाएगा। और सीधा पहुंच गई हबीबा बेगम के पास। हबीबा बेगम कोई एनजीओ नहीं चलाती थी, पूरे शहर का प्लॉटिंग ऑफिस वहीं था जहां लड़की बेचो, एडवांस लो और मस्त जियो। चंपा ने भी एडवांस पकड़ लिया और नशे में ऐसे उड़ने लगी जैसे खुद को मल्लिका ए हवस समझ रही हो। उधर सहर बेचारी गुंडों से भाग रही थी, उसके हाथ में गोली लगी हुई थी, लेकिन सोच रही थी अगर पुलिस ने देख लिया तो कहेगी, मेम साहब आप कहां से ठुकवा के आई हैं। इसलिए वो बिना कुछ बोले खिसक ली। लेकिन पीछे पीछे गफूर और राजू ने भी कसम खा रखी थी, भाई चाहे जान चली जाए पर इस माल को हाथ से जाने नहीं देंगे। भागते भागते सहर एक अधूरी बिल्डिंग में घुस गई। अंदर अंधेरा, ऊपर धूल और चारों तरफ भूतों का हेडक्वार्टर लग रहा था। वो छुपते छुपते छत पर पहुंची, लेकिन साला गफूर भी वहीं पहुंच गया। अब सहर घबराई, दिल में बोली, अबे भगवान, अभी तो मेरी कोठा एंट्री भी नहीं हुई और ये साला मुझे पकड़ने आ गया। तभी सहर ने एक झटका दिया और गफूर को सीधा छत से धक्का मार दिया। नीचे लोहे की सरियों पर गफूर ऐसे फंसा जैसे कबाब में सींक। उसका शरीर छलनी हो गया और आवाज आई, आह ओ बहनचोद। राजू भी पीछे पीछे आया था, लेकिन भाई की हालत देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि गफूर कादिर का चेचेरा भाई था। बाय बाय। क्या कोई मर गया क्या? क्या? चलो भाई। सलाम। जैसे ही अकरम घटना स्थल पर पहुंचा, सहर तो पहले ही चंपा के घर लाइन मारकर निकल ली थी। कहाँ थी वो गफूर? हट रे। अब गफूर की लाश देखकर राम का दिमाग सटक गया। बेचारा दुखी भी था और गुस्से में छोटे भाई पर गरजने लगा, साले ये तेरी वजह से हुआ है। लेकिन मजाल है कि बंदा अपनी गलती माने। फौरन पूरा ठीकरा राव के सर फोड़ दिया। अबे उसी हरामी के आदमी ने मारा है गफूर को। सहर मीनवाइल चंपा के घर बैठी कांप रही थी जैसे ठंडी में बिन कंबल वाली बिल्ली। उसे लग रहा था कि जिंदगी अब पूरी फुल झंड मोड़ पर आ गई है। पहले तो बस राव और अकरम ही उसका शिकार खेल रहे थे, लेकिन अब असली बाप कादिर भी उसके पीछे पड़ेगा। अबे भोसड़ी के, मेरा भतीजा मर गया वाली फीलिंग में वो लड़की को चटनी बनाने के मूड में होगा। यही सोचकर सहर की हालत ऐसी हो गई कि जैसे पैंट में ही टट्टी निकल आए। उसके दिमाग में बस एक ही आइडिया घूम रहा था, अबे भागो यहां से, मुंबई से निकलो, वरना कादिर, राव, अकरम सब मिलकर मुझे कबाब बना देंगे। इस बार सहर ने ठान लिया, अब मजाक नहीं है रे बाबा। हमारे पास ना हमारे लिए एक जुगाड़ है। चंपा ने सहर से कहा, अबे यार अपना नाम बदल ले और हबीबा बेगम के कोठे पर काम कर, तेरी मर्जी का RS 30,000 वेतन मिलेगा, बस मजा ले। फिर सिगरेट के बड़ से जलने के बाद उसने गलती से कैबिनेट में 2 छोटे बच्चों को पकड़ लिया। क्योंकि वो अलमारी में छुपी हुई थी तो साफ था कि दोनों लड़कियां हबीबा बेगम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट थी। लेकिन सहर तो इतनी दयालु थी कि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों हर वक्त डर के मारे कांपती रही। इसलिए उसने लड़की से हंसी मजाक शुरू कर दिया। क्या हुआ रे? ये बच्चियों का पिंजरा खोला, ऊपर से 1.5 बनता है। छोकरी लोगों। हबीबा बेगम ने सब औरतों को बोल दिया, आज सबकी छुट्टी है और ये नई आई सहर एकली ही 100 लौंडों की प्यास बुझाएगी। सहर ने पहले तो सोचा, अरे वाह
मैं कोई टाटा नैनो हूं जो बिना पेट्रोल के 100 किलोमीटर चल जाऊंगी। लेकिन फिर भी बेचारी ने अपनी पिंकी सर्विस चालू कर दी। भेजेगा ना तो तेरे पास भेजेगा। उधर से सफेद टोपी वाला लौंडा एंट्री मारता है। हबीबा बेगम उसके आगमन से बहुत आश्चर्यचकित हुई। जाहिर है सफेद टोपी वाला लड़का अक्सर इन जगहों पर नहीं आता है। आज तो एक यही है धंधे पे, इसी को ले चल। चले बहुत हुई है, तेरे से मिलने आया था मैं। सहर क्या कर रही है तू? इसके लिए नहीं आया मैं। सफेद टोपी वाला लड़का का यहाँ आने का उद्देश्य सहर के साथ सेक्स करना नहीं था, बल्कि उसे बचाने का विचार आया। पुलिस रेड लाइट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन जब नाबालिग लड्डे एचकियों का मामला हो तो मामले की प्रकृति बदल जाती है। जब तक सफेद टोपी वाला लड़का पुलिस को बुलाकर लाता, इतने में ग्राहक आते गए। पहला, दूसरा, तीसरा। सहर हर एक को मेड इन इंडिया मशीन बनकर सेटिस्फाई करती रही। 10वें तक पहुंचते पहुंचते उसकी फट चुकी चप्पल जैसी हालत हो गई। जब उसने मना किया, लेकिन उसे सिर्फ पिटाई ही मिली। आप बोले तो नहीं करेगी, नहीं करेगी। सबको अरेस्ट करो। अच्छा हुआ बे, पुलिस टाइम पर आ गई, वरना पूरा कांड वहीं खत्म हो जाता। 2 नाबालिग लड़कियां दिखते ही लेडी कांस्टेबल ने सबको थाने में घुसेड़ दिया। पूछताछ चली। फिर सहर का दुखड़ा सुनकर उस महिला पुलिसकर्मी का दिल पिघल गया। बोली, जा बहन, तू तो पहले से ही फटीचर हालत में है, निकल ले। अब हबीबा बेगम की बात करें तो उसकी तो वॉट ही लग गई, वरना आम दिनों में तो पुलिस भी उससे पंगा लेने से डरती थी, क्योंकि पीछे कादिर बम जैसा बड़ा आदमी खड़ा था। ऊपर से थाने का इंचार्ज भी उसका चमचा है। पर उस दिन साला छुट्टी पर था। किस्मत देख बेगम की, जिस दिन पकड़ाई उसी दिन उसका गॉडफादर गायब। सहर मौत के मुंह से निकलकर अब और टेंशन में नहीं आई। बोली, अबे मुंबई छोड़ूंगी क्यों, यही तो खेल है। रेशमा कोठे पर काम करने की सोचने लगी। एक और उपकार करेगा? हाँ बोला ना। हमारे को ऋषभ भाई के यहाँ भर्ती करवा दे। पागल हो गई है।